हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ जून मंथ की कुरुक्षेत्र मैगजीन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बेस्ड है, डेट इज़ रूरल टूरिज्म। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम टूरिज्म की बात करें तो एक्चुअली हमें सबसे पहले देखना होगा कि टूरिज्म इवॉल्व कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टूरिज्म यूरोप से इमर्ज हुआ 16 सेंचुरी में ग्रैंड टूर नाम के कॉन्सेप्ट के साथ, जहां पर सिर्फ क्लास टूरिज्म की बात की गई है। फिर फ्रेंड्स, टाइम के साथ साथ 1960s में पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ एज ए मास टूरिज्म के तौर पे। अच्छा, ये मास टूरिज्म के तौर पे इमर्ज कैसे हुआ? क्योंकि फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल चेंजेस, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, emergence of working class, increase in wages of workers and paid holidays। इसी रीज़न से फ्रेंड्स, जॉन यूरी ने मास टूरिज्म को डिस्क्राइब किया है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टूरिज्म। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। चलिए अब हम इंडिया के रिस्पेक्ट में टूरिज्म सेक्टर को देखते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टूरिज्म सेक्टर हमारा प्री कोविड एरा के कंपैरिजन में डिक्लाइन किया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 2019 के टाइम का सर्वे और अब को मैं कंपेयर करके आपको बताता हूँ कि जैसे टोटल एम्प्लॉयमेंट में टूरिज्म सेक्टर 2019 सर्वे के मुताबिक 8.8% कंट्रीब्यूट करता था, बट आज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आज 7.3% ही एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जब हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो 2019 के सर्वे के मुताबिक 5.8% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता था, बट आज टूरिज्म सेक्टर एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 2.5% ही एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितना डिक्लाइन हो गया एक्सपोर्ट फ्रेंड्स? मोर देन 50% डिक्लाइन आया है। उसी के बाद जीडीपी में कंट्रीब्यूशन फ्रेंड्स देखेंगे तो 2019 का सर्वे बताता है कि 6.9% टूरिज्म सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था, बट आज फ्रेंड्स सिर्फ 4.7%। तो फ्रेंड्स, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, जिसको हमें डेवलप करना है और बेहतर करना है अपने टूरिज्म सेक्टर को। हालांकि इसी के साथ हम एक चीज़ देखेंगे, जब हम नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं तो वो यूके है या यूएस है, इनके कंपैरिजन में हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। यूके में सिर्फ 34 है, यूएसए में 24 है, लेकिन इंडिया में 40 है। फिर भी जब इंटरनेशनल टूरिज्म मार्केट 2019 के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे जो टूरिज्म सेक्टर में शेयर है वो सिर्फ 1.2% का है फ्रेंड्स, जबकि स्पेन जैसी छोटी कंट्री में 5.7% है, यूएसए में 5.4% है। तो इनका इतना ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए एक कंसर्न है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारा जो इस बार का नेशनल टूरिज्म डे था 25 जनवरी 2022 को, उसकी थीम भी इसी पे बेस्ड रखी गई, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। एक्चुअली फ्रेंड, जब हमारा रूरल टूरिज्म बढ़ेगा, कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा पूरे इंडिया में, तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे शेयर है वो भी बढ़ेगा। अच्छा, एक अचीवमेंट भी इसी के साथ साथ है, हर चीज़ निगेटिव ही नहीं है फ्रेंड्स। जैसे कि UNWTO ने तेलंगाना स्टेट का एक विलेज है पोचमपल्ली विलेज, जिसे सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। एक्चुअली फ्रेंड, वो फेमस है इकत के लिए। इकत एक्चुअली एक डाइंग टेक्निक होती है फ्रेंड्स। तो उसने जो है पोचमपल्ली विलेज को UNWTO ने बेस्ट टूरिज्म विलेज डिक्लेयर किया है। इट्स अ प्राउड फॉर अस फ्रेंड्स। तो अब देखिए, हमारा टॉपिक है एक्चुअली रूरल टूरिज्म। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि रूरल टूरिज्म सबसे पहले फोकस एरिया कब आइडेंटिफाई हुआ फोकस एरिया के तौर पे। तो फ्रेंड्स, 10th 5 ईयर प्लान जो था हमारा, उस वक्त में नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2002 में आई थी, जिसने प्रमोट किया था इनक्रेडिबल इंडिया को, जो कि आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। अच्छा, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए 7 की एरियाज पे फोकस किया गया था फ्रेंड्स, जिसे 7S बोला गया, जैसे कि स्वागत,
वेलकम, सूचना इंफॉर्मेशन, सुविधा कन्वीनियंस, सुरक्षा सेफ्टी, सहयोग कोऑपरेशन, संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई क्लीनलीनेस। फ्रेंड्स, इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2008 में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था लोकल पॉपुलेस को टीच करने के लिए कि वो उनका बिहेवियर जो है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट होना चाहिए फॉरेन विजिटर्स से डील करने के लिए, जिसको नाम दिया गया था अतिथि देवो भव। बहुत पॉपुलर था, आपने हमेशा सुना होगा, आमिर खान भी इसके ऐड में आते थे। फ्रेंड्स, उसी के बाद 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोग्राम था हमारी संस्कृति हमारी पहचान के अंतर्गत नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग को लॉन्च किया था फ्रेंड। तो देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड 2022 में देखो अपना देश और पर्यटन पर्व लाया गया था, लॉन्च किया गया था। और एक स्कीम थी, आई थिंक ये पुरानी भी है, स्पाइस मैके, SPICMACAY। एक्चुअली फ्रेंड ये 4P पे बेस्ड थी। 4P मीन्स पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, इसमें आम लोग भी शामिल हैं फ्रेंड, इसलिए इसे 4P बोला। फ्रेंड, इसमें क्या है, हमारे इंडिया का टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चरल और हेरिटेज जो है उसका प्रमोशन और प्रिजर्वेशन करना था फ्रेंड। उसी के रिस्पेक्ट में अगर उसी की सीरीज़ में देखें तो जैसे हमारे जो कल्चरल प्रमोशन और प्रिजर्वेशन है, उसी के रिस्पेक्ट में आगे देखेंगे तो स्वदेश दर्शन स्कीम आई, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, मतलब 100% सेंट्रली फंडेड थी, जिसके तहत 2 प्रोजेक्ट्स थे फ्रेंड। एक तो गांधीयन सर्किट का डेवलपमेंट था, जिसमें भितिहारवा चंद्रहिया तुरकोलिया बिहार का, और दूसरा फ्रेंड केरला का मलनाड मालाबार क्रूज टूरिज्म प्रोजेक्ट। फ्रेंड, जब हम इंडिया के टूरिज्म की बात कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म की बात ना करें तो ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो फ्रेंड, नॉर्थ ईस्टर्न टूरिज्म को जो है टूरिज्म पैराडाइज भी बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है, ये आप कभी गूगल इमेजेस को देखिएगा सर्च करके, या कभी मौका मिले तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि क्यों पैराडाइज बोला जाता है। इट्स सो ब्यूटीफुल। तो कुछ साइट्स को हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आसाम, वहाँ स्वालकुची, हाजो, मेघालय की मौलिन नोंग, जहाँ पे खासी ट्राइब रहती है, और इस मौलिन नोंग मतलब एक विलेज है जिसे क्लीनेस्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड भी माना जाता है, वन ऑफ द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड, और इसी वजह से इसको गॉड्स ओन गार्डन रेफर किया जाता है। फ्रेंड, उसी संदर्भ में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की ज़ीरो वैली है, मणिपुर की एंद्रो है। फ्रेंड, ये तो नॉर्थ ईस्ट का देखा। अब जम्मू कश्मीर की बात ना हो इंडिया के टूरिज़्म में तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। तो देखते हैं जम्मू कश्मीर में जब टूरिज़्म की बात होती है तो जैसे हर साल बहुत सारे पिलग्रिम्स वैष्णो देवी विज़िट करने जाते हैं, शाहदरा शरीफ है, बंगूज वैली है, सोनमार्ग है। तो फ्रेंड्स, सोनमार्ग को गोल्डन मीडो भी बोलते हैं। तो ये सब तो आपकी कश्मीर की हो गई टूरिस्ट प्लेसेस। फ्रेंड, इसी के रेफरेंस में आगे हम बात करेंगे जफ़र जाफरी, जो कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ टूरिज़्म के एडिटर हैं। उन्होंने 3 प्लेटफॉर्म बताए हैं टूरिज़्म को स्टडी करने के लिए, लाइक एडवोकेसी, सेकंड कॉशनरी, थर्ड एडेप्टेंसी। फ्रेंड, एडवोकेसी से क्या तात्पर्य हो सकता है? उनका ये कहना था कि टूरिज़्म को इकोनॉमिक फेनोमेना के पर्सपेक्टिव से बढ़ावा देना, इसके लिए उन्होंने एडवोकेट किया। कॉशनरी ये होना चाहिए कि सोशल कल्चरल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स की स्टडी करना, कि टूरिज़्म के तौर पर डेवलप तो कर रहे हैं लेकिन इन पे क्या इम्पैक्ट है, जैसे सोसाइटी, कल्चर और एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट हुआ है टूरिज़्म से। और एडेप्टेंसी, फ्रेंड, सस्टेनेबल एंड ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ टूरिज़्म को प्रमोट करना
और उसको डाइवर्सिफाई करना। तो ये इन्होंने एस्पेक्ट्स बताए हैं जफर जाफरी ने। फ्रेंड्स, ये तो कुरुक्षेत्र के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस कंपाइल करके इन स्लाइड्स में दे दिए हैं। अब इसमें ये और कुरुक्षेत्र में बात की गई है कि व्हाट एल्स कुड बी डन, हम और क्या कर सकते हैं अपने टूरिज्म सेक्टर को, टूरिज्म इंडस्ट्री को की ग्रोथ के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड 3 काम कर सकते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे टूरिज्म का होना चाहिए 3A अप्रोच पे बेस्ड, जैसे कि अट्रैक्शन, एक्सेसिबिलिटी एंड एकोमोडेशन। आप इतना अच्छा डेवलपमेंट हो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल का जो टूरिस्ट है वो अट्रैक्ट होके देखने चला आए। जैसा कि फ्रेंड अभी हाल ही में हमारे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि एक मतलब भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, श्री राम का मंदिर है, लेकिन टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड लेवल पे भी लोग इसकी भव्यता की वजह से इसको देखने आएंगे। एक्सेसिबिलिटी में अगर बात करें फ्रेंड, तो जैसे एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, ये बहुत स्मूथ होनी चाहिए कि टूरिस्ट आया तो उसको कहीं भी जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि फ्रेंड इस एक्सेसिबिलिटी पॉइंट को इस तरह से भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इसमें कई इनिशिएटिव्स ले रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जैसे उड़ान स्कीम लाई थी, वो एयर कनेक्टिविटी को और अफोर्डेबल बना रही है। ये चीज़ एक्चुअली उड़ान तो उड़े देश का आम नागरिक है, लेकिन इसका फ़ायदा हमारे टूरिज़्म सेक्टर को भी तो होगा। उसके बाद फ्रेंड जैसे वाटरवेज की कनेक्टिविटी, इजी वाटरवेज की कनेक्टिविटी, नेशनल वाटरवेज हो गए, इनलैंड वाटरवेज हो गए। तो फ्रेंड्स इनका और ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट और एकोमोडेशन फ्रेंड्स, जैसे कि किसी टूरिस्ट प्लेस के नियर बाई में होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, इन सब का भी, और लोकल टैक्सीज, कैब इजी वे में सबको मिल पाए, सब एक्सेस कर पाए, तो एकोमोडेट भी वहाँ पे इजली कर पाए। सेकेंड चीज़ फ्रेंड ये है कि 1 टैक्स 1 इंडिया। कोई टूरिस्ट आए, इंटरनेशनल टूरिस्ट, उसको परेशान ना होना पड़े कि यहाँ पे ये टैक्स देना पड़ रहा, वहाँ पे वो टैक्स देना पड़ा। वो एक टैक्स दिया, उसके बाद वो पूरे इंडिया में एज ए टूरिस्ट विजिट कर सके हर जगह। और फिर थर्ड चीज़ ये है कि टूरिस्ट के लिए इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन होनी चाहिए, जो कि 12 इंटरनेशनल लैंग्वेज में होनी चाहिए, और वो 24/7 होनी चाहिए। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें मिलके हमारे टूरिज़्म सेक्टर की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और काफ़ी बूस्ट करेंगी इस सेक्टर को। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इनिशिएटिव आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों का प्यार मिला और सपोर्ट मिला और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप करते रहे और आपकी काफ़ी भारी डिमांड रही, तो मैं इसी तरह पूरी हर मंथ की कुरुक्षेत्र, हर मंथ की योजना को आगे की सीरीज़ में ज़रूर कवर करूँगा। और जैसा भी हो आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।